हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, उससे पहले हम बात करने वाले हैं, है ना, कुछ मोटिवेशनल बातों पर। और कहता है कि तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले। तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख ले। एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं। चाहे तू शतरंज में हर खाने में वजीर को सजा कर देख ले। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अब सेशन पे यहाँ चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग को फटाफट आप लोग को करते रहना है क्वेश्चन को साथ साथ में। ठीक है, और कुछ सिस्टम क्रैश करने की वजह से आप लोग को ऑनलाइन क्लास नहीं दिया जा रहा है, आप ये ऑफलाइन आप लोग को रिकॉर्डेड करके कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, बताना है पहला नंबर क्वेश्चन है। और यहाँ से कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखते हैं कि बुर्ज होम का पुरातात्विक खुदाई स्थल किससे संबंध है, बताना है। यहाँ पर जो कह रहा क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को समझ के हर बार आंसर देना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन समझ में आएगा उसके बाद ही आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे आंसर मार दोगे तो कोई फायदा का नहीं है। और जब भी आंसर कीजिए तो पूरे तरीका से जो भी आंसर है उसको पूरा लिखने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग को ज्यादा दिन तक याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि बुर्ज होम का पुरातात्विक खुदाई का स्थल किससे संबंध है, बताना। पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है लेट हड़प्पा संस्कृति, दूसरा कर रहा है नियोलिथिक संस्कृति, और तीसरा कर रहा है पीजीडब्ल्यू संस्कृति, और चौथा एनबीपी संस्कृति। बताओ इनमें से कौन हो जाएगा। फटाफट आप लोग का आंसर करते रहना और बताना है। कर रहा है कि जो क्वेश्चन कर रहा है कि बुर्ज होम का पुरातात्विक खुदाई जो स्थल है किससे संबंधित है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि बुर्ज होम जो पुरातात्विक जो खुदाई स्थल है किससे संबंधित है, तो नियोलिथिक संस्कृति। नियोलिथिक संस्कृति कहने का मतलब है नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ये समझना है। ठीक है, और नवपाषाणिक संस्कृति जो है ना, इससे क्या क्या चीज का प्रमाण मिलता है, तो यहाँ पर पशुपालन का मिलता है। ठीक है, क्या पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना और पूरी तरीके से समझना। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो बुर्ज होम है ना, बुर्ज होम से किसका मिलता है ना, तो आदमी के साथ में कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। किससे मिलता? आदमी के साथ, यानी कि मानव के साथ, है ना, मानव के साथ में या आदमी के साथ में, है ना, कुत्तों को, है ना, कुत्तों को या जानवरों को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो बुर्ज होम से मिलता है। अब बुर्ज होम अब वर्तमान में कहां पड़ता है स्थल, तो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना। अब बात करते थोड़ा सा इतिहास के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर ले कि इतिहास है ना, इतिहास से कितने कालखंडों में बांटा गया और इतिहास है ना क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए इतिहास को, है ना, इतिहास को प्रारंभ में 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है ना, पहला हो जाएगा, यहां से समझना आप पूरी अच्छी तरीके से, है ना। पहला हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। दूसरा हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, है ना। और तीसरा हो जाएगा, है ना, तीसरा यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ से हो सकता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। यहाँ पर जो तीनों है, तीनों को आपको समझना है कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा, अर्ध ऐतिहासिक काल हो जाएगा, उसके बाद में ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, और प्राग ऐतिहासिक काल के ध्यान देना, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के 3 कालखंडों में इसको भी बांटा गया है, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पर समझना है ना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, है ना, उसके बाद में, है ना, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, उसके बाद में फिर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद में एक और पॉइंट देता है ना, ताम्र पाषाण काल, है ना, तो वो मतलब कि, है ना, धातुओं को उपयोग के मतलब को उपयोग के आधार पर उसको बांटा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मानव जीवन है ना, मानव जीवन अपने जो अच्छे तरीके से, है ना, घरों में जो प्रवेश करके अपना जो मतलब कह सकते हैं कि जीवन यापन करने का मतलब कि ये शुरुआत किया था, तो कहाँ से किया था, तो ये मध्य पाषाण काल में शुरुआत कर लिया था, लेकिन पूरी तरीके से शुरुआत नहीं किया था। इसीलिए इसको क्या मारेंगे हम लोग, नव पाषाण काल में मारेंगे। ठीक है, कि नव पाषाण काल में, है ना, पूरी तरीका से आदमी मानव ने क्या घर में बसना, मतलब कि घर में रह करके, घर बना करके रहना सीख लिया था, है ना। उसके बाद में पशुपालन के लिए, और जो पशुपालन के लिए हम बात करें कि सबसे जो पहले पशु जो पालना शुरू किया था, तो ये नवपाषाण काल से शुरुआत किया था। ठीक है, और नवपाषाण काल में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को हम लोग मारेंगे। क्या मारेंगे? कुत्ता को, है ना। कुत्ता को बताएंगे कि कुत्ता को सबसे पहले क्या किए थे, पालतू जानवर बनाए थे। ठीक है, तो ये नवपाषाण है। यहाँ पर से एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो मानव ने किस चीज का आविष्कार किया था, खोजा था, तो क्या जाएगा, ये आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार कहाँ से किया था, तो पूरा पाषाण काल में किया था। कहाँ किया था? पूरा पाषाण काल में किया था। तो इस प्रकार से इस चीज को याद रखना है। अगर बात करेंगे यहाँ पर प्राग इतिहास काल को तो 3 भागों में बांट दिए, है ना। यहाँ पर अर्ध ऐतिहासिक काल के भी तो कितने कालखंडों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते थे, 2
कालखंडों में अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं, बांट के याद करते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है यहाँ पर ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, ठीक है। ये जो दो भाग है किसका भाग हो जाएगा, तो अर्ध ऐतिहासिक काल का हो जाएगा, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल। और जो प्राग ऐतिहासिक काल जो मानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को जो काल कितने ईस्वी से कितना ईस्वी तक माना जाता है, इसको माना जाता है लगभग जब से माना मतलब कि जन्म लिया है तो उससे लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 3000 बीसी तक किसको माना गया, प्राग ऐतिहासिक काल को माना गया, ठीक है। अगर बात करेंगे कि अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल को कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच में इसको कालखंड में बांटा गया, तो ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के मान सकते हैं कितना, इसको मान सकते हैं यहाँ से 600 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं, कितना मान सकते हैं 600। लेकिन यहाँ पर 3000 से इसको नहीं देता है, कुछ कुछ में मतलब तो बुक में क्या देता है 2350 ईसा पूर्व से देता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 2350 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। और इसको दो काल खंडों में बांटा गया है, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल, है ना, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 1500 ईसा पूर्व तक किसको माना गया, ऋग वैदिक काल को माना गया, ठीक है। और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच, 600 ईसा पूर्व के बीच किसको माना गया है ना, तो उत्तर वैदिक काल के बीच में माना गया, इसका कालखंड बांटा गया, है ना। अगर बात करें कि ऐतिहासिक काल, है ना, यहाँ पर ध्यान देना है ना, ऐतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया भारतीय इतिहास के अनुसार। जैसे कि, है ना, प्राचीन इतिहास हो गया इसका, पर यहाँ पर ध्यान देना, है ना, प्राचीन इतिहास का प्राचीन हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रुक जा, है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पर से, है ना, प्राचीन, है ना, उसके बाद में क्या जाएगा मध्यकालीन, है ना, और क्या हो जाएगा आधुनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधुनिक हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब क्या कह सकते हैं ना, भारतीय इतिहास के अनुसार ये 3 काल खंडों में बांटा गया, ठीक है। और 3 काल खंडों का मतलब जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जितने भी घटनाएं हो रहे हैं वो किसमें मानेंगे, है ना, ये ऐतिहासिक में मानेंगे। आप इतिहास को क्या तीनों भाग में मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से पहला नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, नियोलिथिक संस्कृति हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, उम्मीद करते होंगे। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक के बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ पर ये है, और फटाफट आप लोग आंसर करते रहना। कह रहा है क्वेश्चन, है ना, कि चिराद का पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है, बताना। चिराद जो का पुरातात्विक स्थल है किससे संबंधित है, पहला कह रहा मेगालिथिक संस्कृति, दूसरा कह रहा हड़प्पन संस्कृति, और तीसरा कह रहा नियोलिथिक संस्कृति, और चौथा कह रहा गुप्त काल के। तो ये किस जगह का, किस काल का ये स्थल है जो बताना है। तो पहला जो है ना चिराद, जो है ना, चिराद सबसे पहले पड़ता कहाँ है, तो चिराद जो पूरा स्थल है ना, कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। बिहार में कहाँ पड़ता है, तो सारण में पड़ता है, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और ये सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बोले कि सारण डिस्ट्रिक्ट में किस नदी के तट पर, तो घग्गर नदी बताएंगे, क्या बताएंगे, है ना, घग्गर नदी बताएंगे, ठीक है, ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चिराद का पुरातात्विक स्थल है किससे संबंधित होता है, किससे संबंधित है, नियोलिथिक संस्कृति यानी कि नवपाषाणिक कालिक स्थल है, ठीक है। और यहाँ से जो किस चीज का साक्ष्य मिला है ना, तो हड्डी का उपकरण, हड्डी का उपकरण, ठीक है, हड्डी का उपकरण, ठीक है, हड्डी का उपकरण मिला है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर आप लोग अगर पूछे कि बिहार वाले एग्जाम में, जैसे कि अगर चिराद ऑप्शन रहेगा, है ना, और बाकी जो नहीं रहेगा ना पाषाणिक कालिक स्थल, यहाँ से आप लोग को, है ना, चावल या है ना, चावल या गेहूं के भूसी, है ना, गेहूं के भूसी का प्रमाण भी मिला है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरे के बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के ये है, बताओ फटाफट आप लोग आंसर करते रहना। कह रहा है क्वेश्चन, है ना, कि जैन लोगों ने किसके नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रवासन किया था, बताओ। पहला करा भद्रबाहु, दूसरा करा स्थलबाहु, और तीसरा करा महावीर, और चौथा करा त्रिरत्न दास, बताओ। जैन लोगों ने किसके नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रवासन किया था, तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई कि जैन लोगों ने किसके नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रवासन किया था, तो भद्रबाहु किया था। कौन किया था, भद्रबाहु किया था। हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो यहाँ हो जाएगा कौन, जैन धर्म के संस्थापक, है ना, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाएगा। यहाँ पर समझना क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है ना, ऋषभ
ऋषभ देव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही बात बोले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात बोले, वास्तविक लगा देगा तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर, जो भी इसमें मतलब महान हुए, जो जैन धर्म के जो प्रारंभ में जितने भी व्यक्ति महान हुए, किस नाम से जाना जाता था, है ना, तीर्थकर के नाम से जाना जाता था। और इसमें कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। कुल कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। तो यहाँ पर से ध्यान रखना है। अच्छा जी, बात करेंगे, है ना, कि महावीर स्वामी का जो, महावीर स्वामी जो किस मतलब कि कौन सा, है ना, धर्म का जो ये उपदेश दिए थे, है ना, तो ये पंचायन धर्म का उपदेश दिए थे, ठीक है ना। पंचायत धर्म या जो जोड़ने का काम किए थे, मतलब चतुर्थ धर्म का पहले से इसमें पालन किया जा रहा था। और जो पांचवा जो धर्म ब्रह्मचर्य इस जोड़ दिए थे, क्या जोड़ दिए थे, है ना, ब्रह्मचर्य चर्च जोड़ दिए थे, ठीक है। ब्रह्मचर्य कौन जोड़े थे, तो ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। इसके वजह से इनको क्या, किस नाम से, यहाँ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 3 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि कौसंबी किसकी राजधानी थी, बताओ कौसंबी किसकी राजधानी थी, बताना है। पहला कर रहा है कौशल, दूसरा कर रहा है मगध, और तीसरा कर रहा है वश, और चौथा कर रहा है अवंती। बताओ फटाफट आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर करो, है ना। कौसंबी किसकी राजधानी है, पहला नंबर करा ऑप्शन कौशल, दूसरा करा मगध, तीसरा करा बस, और चौथा करा अवंती। बताओ मेरे भाई फटाफट, है ना। तो कौशल जो महाजनपद का राजधानी था किसका था, तो बस का राजधानी किसका था, बस का राजधानी क्या था, कौशल था। हम लोग सभी जानते हैं कि जो महाजनपद, है ना, महाजनपद काल को जो जाना जाता है ना, महाजनपद काल को 600 ईसा पूर्व से, है ना। तो महाजनपद कुल कितने, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि कितने महाजनपद है, तो टोटल कुल कितने महाजनपद, 16 महाजनपद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 महाजनपद हो जाएगा, ठीक है। 16 महाजनपद हो गए। और ये 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, किससे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय और कल्पसूत्र से मिलता है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, है ना, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन कल्पसूत्र किससे बोलेगा, है ना, तो कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों पुस्तक से किसका मिलता है ना, तो महाजनपद काल का जो विवरण मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है, महाजनपद, 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 के बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा, आंसर करो फटाफट, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और लोक लेखा समिति, संसदीय समिति। पहला कह रहा है कि में लोक लेखा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा सरकार के विनियोगी एवं वित्त लेखा की जांच करती है। तीसरा कह रहा महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर। पहला नंबर समझना, समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। लोक लेखा संसदीय समिति कह रहा कि में लोक लेखा के 25 सदस्य अधिक नहीं होते हैं, तो यह बात गलत है ना। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। कितना होता है, 22 सदस्य होते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देना, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा में, ठीक है। और जो 22 में से 15 क्या होता है ना, लोकसभा का होता है। किसका होता है, लोकसभा का होता है। और 7 वो किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का होता है। और ये जो सभी सदस्य होते हैं, है ना, किसका होता है, तो जो बहुमत दल का होता है नेता, उस बहुमत दल का नहीं होता है, विपक्षी दल का होता है, ठीक है। जिसका बहुमत ये दोनों नहीं होता उसका कुछ होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। और जो ये रिपोर्ट मतलब जो जांच करता है, जितना भी बहुमत दल का नेता जैसा भी खर्च करता है उसका लेखा जोखा, है ना, ये क्या करता है ना, रिपोर्ट लेता है। रिपोर्ट लेने के बाद इसका जो जांच करने का काम करता था सीएजी करता है, ठीक है। कौन करता है, सीएजी करता है, ठीक है। और इस जो मतलब कितना खर्च किया नहीं खर्च किया उस पूरी तरीके से जांच कौन करेगा, है ना, सीएजी करेगा, ठीक है। और उसका लेखा जोखा करने का काम कौन करेगा, है ना, ये 22 सदस्य करेगा, लोक लेखा समिति करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये कहता है कि अध्यक्ष कितने होते थे, यहाँ पर अध्यक्ष एक होता है। कितना होता है, एक अध्यक्ष होते हैं। कितना होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। यहां से इसको रखना है यार, ठीक है। अगर बात करें कि इसका कार्यकाल कितने का होता है, 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। ध्यान देना मेरे भाई, कितना का होता है, 1 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से 5 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ये तो गलत हो गया। फिर करा सरकार के विनियमित एवं वित्त लेखा की जांच करती है, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। करा महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के प्रतिवेदन
की जांच करते हैं, तो ये भी सही बात है ना, 5 का 2 और 3 सही हो जाएगा, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। ठीक है, चलिए यहां से इसको याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं 5 के बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन, आंसर करो फटाफट। चलो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था, बताओ, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया था। पहला कह रहा राजा, दूसरा कह रहा महाराजा, तीसरा कह रहा चक्रवर्ती और चौथा कह रहा महाराजा धीराज। बताओ क्या हो जाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई कि जो अभिलेखों में जो उपाधि धारण किया था अशोक ने, कौन सा धारण किया था, तो राजा को उपाधि धारण किया था, राजा को उपाधि धारण किया। और अशोक है ना, अशोक है जो किस धर्म में, किस वंश के शासक है, तो ये मौर्य वंश के शासक है। कौन वंश के शासक है, मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश के में क्रम का शासक है ना, तो तीसरे क्रम का शासक, ठीक है, तीसरे क्रम का शासक है ना। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से मौर्य वंश का संस्थापक है, तो कौटिल्य के सहायता से। किसके सहायता से, है ना, कौटिल्य के सहायता से। ठीक है, कौटिल्य के सहायता से किया था। ठीक है, और कौटिल्य का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है मेरे भाई, तो अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, और अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है ना, तो ये राजनीतिक से है। किससे है ना, राजनीतिक से। ठीक है, शासन प्रशासन के बारे में इससे जानकारी मिलता है। इसको कितने अधिकरणों में बांटा गया, ध्यान देना मेरे भाई, कितने अधिकरण में बांटा गया, तो 15 अधिकरण में बांटा गया, है ना। और बोलेगा कि कितने विषय में बांटा गया है, कितने विषय में बांटा गया है, तो कितना बताएंगे, 180 बताएंगे। कितना बताएंगे, है ना, 180 बताएंगे, है ना। और 150 किस में बांटा गया है, 100 विषय में बांटा गया है। ठीक है, 150 विषय में बांटा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, 100 विषय तो हो गया, कितने, 180 हो गया, है ना। अधिकरण इतना हो गया। अब प्रकरण बोलेगा तो कितना हो जाएगा, है ना, आई एम सॉरी, है ना, प्रकरण बोलेगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, प्रकरण 150, अधिकरण 15, है ना, और उसके बाद में, है ना, विषय कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ध्यान रखना। ठीक है, यहां से बढ़िया समझना है ना। प्रकरण बोलेगा तो 150, अधिकरण बोलेगा तो 15, और विषय बोलेगा तो 180। प्रकरणों में सभी अर्थशास्त्र को क्या गया, बांटा गया। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कि यहाँ तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का संस्थापक किया था। लेकिन इसके बाद में, है ना, इसके बाद में दूसरा शासक कौन था, तीसरा शासक तो अशोक था, और दूसरा शासक कौन था, तो हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा बिंदुसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना है। छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना। और ये चक्रवर्ती का जो उपाधि धारण किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ही धारण किए थे। कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ही धारण किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। छठा के बाद यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन, और 7वां नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, है ना। कह रहा है कि परिभोजिका स्तूप किससे संबंधित है, बताओ। परिभोजिका किससे संबंधित है, बुद्ध के स्मृति चिन्ह से। दूसरा कह रहा बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, और तीसरा कह रहा बुद्ध द्वारा दौरा किए गए पवित्र स्थल, और चौथा कह रहा है बुद्ध के जीवन में घटित चमत्कारी घटनाएं। क्या हो जाएगा, परिभोजिका स्तूप किससे संबंधित है मेरे भाई, तो परिभोजिका जो स्तूप है ना, किससे संबंधित है, तो बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से संबंधित है। किसके द्वारा, किसको संबंधित है, बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना। ठीक है ना। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हो जाएंगे, है ना, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में जितना भी जानकारी होगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। आगे बात करते हैं, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 के बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कह रहा है ना। देखते हैं यहाँ पर, कह रहा है कि पुहार किसका केंद्र था, बताओ पुहार किसका केंद्र था, है ना। व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा कह रहा शिक्षा, तीसरा कह रहा कला, चौथा कह रहा मगध साम्राज्य का एक वाणिज्यक। बताओ पुहार के मतलब क्या होता है, पुहार के मतलब होता है बंदरगाह मेरे भाई। क्या होता है, बंदरगाह होता है। ठीक है, बंदरगाह होता है। ठीक है, पुहार का मतलब, है ना, ये चोल काल में क्या था, बंदरगाह था। ये कौन सा काल में था, पुहार किस काल में बोला जाता था, तो चोल काल में बोला जाता था। ठीक है, चोल
चोल काल में, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, चोल काल में बंदरगाह को क्या बोला जाता था, पुहार बोला जाता था। अब पुहार बंदरगाह पर क्या होगा, तो व्यापार वगैरह होगा, व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा करेगा, है ना। व्यापार वाणिज्य क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 8 के बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ, और बताओ मेरे भाई क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि भारतवर्ष नाम किसे उल्लेखित है, बताओ भारतवर्ष नाम किस में उल्लेखित है। पहला करा इंडस सीलो के अभिलेख, दूसरा करा अशोक का धौली आदेश पत्र, तीसरा करा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, चौथा करा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। बताओ मेरे भाई, फटाफट आप लोग का आंसर करो। ये सब क्वेश्चन आप लोग को कर सकते हैं, इस सब में कोई दिक्कत आप लोग का नहीं होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भारतवर्ष का जो नाम उल्लेखित है किसमें मेरे उल्लेखित है मेरे भाई, तो ये है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेखित है, ठीक है, भारतवर्ष, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और भारत को, है ना, भारत को कितने नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, भारतवर्ष हो गया, है ना, हिंदुस्तान हो गया, इस प्रकार से आप कितने नामों से जानते हैं, टोटल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 9 के बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर। चलो आंसर क्या रहा है, बताना है कि अश्वमेघ किसके सिक्के किससे संबंधित है, बताना अश्वमेघ के सिक्के किससे संबंधित है, बताना है चंद्रगुप्त से, दूसरा करा है पुष्यमित्र शुंग से, तीसरा करा समुद्रगुप्त से, चौथा करा हर्षवर्धन से, है ना। अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पर होना चाहिए, छोटा हुआ इस पर, है ना, अश्वमेघ यज्ञ, है ना, किससे, है ना, या किससे सिक्के पर संबंधित है, मतलब किसके सिक्के पर अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलित किया गया, ये सिंपल क्वेश्चन समझना, ठीक है। इसमें कुछ छोटा हुआ एरर है ना, अश्वमेघ यज्ञ, है ना, किसके सिक्के पर, है ना, संबंध है, किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, ये समझना, है ना, किस शासक से संबंधित है। पहला करा चंद्रगुप्त, दूसरा करा पुष्यमित्र शुंग, दूसरा करा है, तीसरा करा समुद्रगुप्त, चौथा करा हर्षवर्धन। तो बताओ अश्वमेघ किससे संबंधित हो जाएगा, समुद्रगुप्त से हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा, समुद्रगुप्त से हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के, है ना, एक चीज और मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, कि बीना बजाते, है ना, बीना बजाते किसका प्रतीक मिलता है, किसका प्रतीक मिलता है, तो संगीत प्रेमी का मिलता है मेरे भाई, ठीक है। किसका मिलता है, संगीत प्रेमी का मिलता है, ठीक है, संगीत प्रेमी का मिलता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना, है ना, कि संगीत प्रेमी बीना बजाती हुए सिक्का जो चलाया था, कौन चलाया था, तो समुद्रगुप्त ने चलाया था, कौन चलाया था, समुद्रगुप्त ने चलाया था, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 10 के बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या करा आंसर, है ना, बताओ क्या करा आंसर, फटाफट करा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन की प्रविधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित की प्रविधि नहीं है ना। पहला करा बायोचर, दूसरा करा समुद्र की लौह निषेचन, और तीसरा करा अंतरिक्ष प्रवर्तक वन क्षेत्र में वृद्धि। बताओ तो इसमें से कौन हो जाएगा मेरे भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन का जो विधि नहीं है, कौन है, बायोचर नहीं है, क्या होना जाएगा, बायोचर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आंसर है ना, ये बायोचर नहीं हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या अंतरिक्ष प्रवर्तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष प्रवर्तक हो जाएगा, ठीक है ना, अंतरिक्ष प्रवर्तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही है ना, अंतरिक्ष प्रवर्तक। बायोचर मतलब मीथेन वगैरह गैस वगैरह निकलता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर क्या होता है, यहाँ पर निकल सकता है, ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष प्रवर्तक में नहीं हो सकता है, अंतरिक्ष प्रवर्तक में नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना, 11 के बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या करा क्वेश्चन, देखते हैं। करा है कि एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर किसका स्मारक है, बताओ, है ना, एलोरा के कैलाश मंदिर किसका स्मारक है। पहला करा राष्ट्रकूट का, दूसरा करा परमारों का, और तीसरा करा गंगेयों का, और चौथा करा चालुक्यों का। तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर किसका स्मारक है, तो राष्ट्रकूटों का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, राष्ट्रकूटों का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 12 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना, 12 के बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया था, बताओ चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया था। 5वीं शताब्दी में आया था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, है ना, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। कब आया था, है ना, जो चीनी यात्री इत्सिंग किस शताब्दी में आया था, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। कब आया था, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। इस प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना,
है ना। 13 नंबर के बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो है ना। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, बताओ मेरे भाई, है ना। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, पहला करा दक्षिण भारत, दूसरा करा उत्तरी भारत, और तीसरा करा पूर्वी भारत, और चौथा करा पश्चिमी भारत। बताओ क्या हो जाएगा। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 14 के बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, कौन बनाया था मेरे भाई, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था, कब बनवाया गया था, है ना, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरा करा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरा करा है 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथा करा 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बताओ मेरे भाई, फटाफट आप लोग का आंसर करो, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था, कब बनाया गया था, है ना, कब बनाया गया था ये मेरे भाई, तो ये बनाया गया था, है ना। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, आंसर करो फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग इसको बताओ। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाया गया था, कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था, कब बनाया गया था, तो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 15 के बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। करा कि कृष्ण देव राय का संबंध किससे था, बताओ कृष्ण देव राय का संबंध किससे था। पहला करा संगम वंश, दूसरा करा है सालुब वंश, और तीसरा करा तुलुब वंश, और चौथा करा है गुलाम वंश। बताओ कृष्ण देव राय का, है ना, जो संबंध था किससे था, ये तुलुब वंश था। किससे था, तुलुब वंश से संबंधित था, यानी कि तुलुब वंश का शासक कौन था, कृष्ण देव राय था, ठीक है। इस प्रकार से 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 16 के बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि किस शासक ने अपने जीवन काल में, किस शासक ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी नामांकित किया था। बताओ कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा करा इल्तुतमिश, तीसरा करा नासरुद्दीन महमूद, चौथा करा बलबन। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग आंसर करो क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि किस शासक ने अपने जीवन काल में, है ना, उत्तराधिकारी नामांकित किया था, तो ये कौन किया था, तो इल्तुतमिश किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश किया था। इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था और उत्तराधिकारी भी था, है ना। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक कौन किया था, है ना, ये किया था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कितना ईस्वी में किया था, तो 1206 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1206 ईस्वी में। इसके बाद कौन सा शासक बनता है, इसके बाद आराम शाह बनता है। कौन बनता है, आराम शाह बनता है। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए बनता है। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ये अयोग्य शासक रह जाता है, ठीक है, ये अयोग्य शासक रहता है, अयोग्य शासक रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आराम शाह को हटा करके कौन बैठ जाता है ना, इल्तुतमिश बैठ जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखा था, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का नींव रखा था, ठीक है। नींव कौन रखा था मेरे भाई, नींव रखा था कौन, है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। लेकिन पूरा कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश करवाया था। कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार से 17 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 17 के बाद यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग, है ना, राज्य बना, तब उसकी राजधानी कब कौन बनी थी। बताओ, है ना, 1953 में, है ना, जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, उसकी राजधानी कौन बनी थी। पहले बताओ, गुट्टूर था, दूसरा कह रहा है कुर्नूल था, तीसरा कह रहा है नेल्लौर था, चौथा कह रहा है वारंगल था। तो आंध्र राज्य बना था 1953 में, आंध्र प्रदेश जिसको बोलते हैं, 1953 भाषीय आधार पर किया गया था, उसको बांटा गया था, ठीक है। तो इसका जो राजधानी कहाँ बनाया था, तो कुर्नूल बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, कुर्नूल था, ठीक है। इस प्रकार से 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का वर्तमान में राजधानी कहाँ है ना, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में रहेगा तो अमरावती हो जाएगा। कहाँ जाएगा, अमरावती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 18 के बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग आंसर करो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग एक अंग है। दूसरा कह रहा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है।
तो तीसरा करा, भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, गलत बात है ना। योजना आयोग का काम क्या होता है, योजना बनाना, है ना। योजना बनाकर क्या करना, पंचवर्षीय योजना लाना। जैसे कि योजना आयोग को प्रारंभ में, योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, है ना, बताओ योजना आयोग के बारे में बताओ, है ना। योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था 1951 में किया गया था। स्थापना तो 1950 में ही कर दिया गया था, लेकिन कब से कब तक चला, तो 1951 से 56 तक चला था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हैराड डोमर पर आधारित है। ठीक है, हैराड डोमर, है ना, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है ना। ये किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो ये दिया गया था किसको, ये दिया गया था कृषि को दिया गया था, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, किसको दिया गया था, कृषि को दिया गया था। ठीक है, कृषि पर ये प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1956 से लेकर के 1961 तक चला था। कब से कब तक चला था, 1956 से लेकर के 61 तक चला था। ठीक है, और 61 तक चला था। इस किस मॉडल पर आधारित था, पीसी महानलोबिस, ध्यान देना मेरे भाई, क्या है ना, पीसी महानलोबिस। ठीक है, पीसी महानलोबिस पर क्या था, ये आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और किसको, है ना, प्राथमिकता दिया गया था, तो औद्योगिक क्षेत्र का ये प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार जो योजना आयोग को बाद में, है ना, किस नाम से जाना गया, है ना, तो 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, है ना, तो नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया, है ना, नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग को ही जो मतलब अध्यक्ष होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष में सुमन कुमार बैरी बना था। ठीक है, उपाध्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार से 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया, दूसरा कह रहा था आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के भारत को संविधान की संवर्धित सूची में रखा गया था, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। तीसरा कह रहा भारत के संविधान के अनुसार पंचायतों का आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 19 के बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, तो बताओ ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगा दिया था, कौन लगा दिया था मेरे भाई, पहला कह रहा है बलबन, दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, तो चौथा कह रहा फिरोज तुगलक। बताओ, तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगा दिया था, कौन लगा दिया था, तो FST लगा दिया था, फिरोज शाह तुगलक लगा दिया था। ठीक है, FST फिरोज शाह तुगलक लगाया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखना। जो बलबन है, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। क्या अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, कौन अपनाया था, ये अपनाया था, बलबन अपनाया था। ठीक है, और बलबन ने ही चालीसा दल को क्या किया था, समाप्त किया था। कौन क्या था, चालीसा दल का समाप्त, तो बलबन ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। ठीक है ना। ये 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, तो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, बताओ पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, बताओ मेरे भाई, फटाफट आप लोग का आंसर करो, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग सभी जानते हैं, है ना, कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, बताओ, है ना। ये सब तो आप लोग को पता होगा मेरे भाई, ये सब कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होगा, है ना। चलिए बताओ क्या हो जाएगा आंसर। 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था मेरे भाई किसके किसके में, तो अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से 21 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ कह रहा है कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, बताओ। ये भी क्वेश्चन अभी आया, अभी बताना है। देखिए यहाँ पर समझना है, 1556 ईस्वी में पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, है ना, किसके किसके बीच में हुआ था,
बताओ मेरे भाई, फटाफट आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा, है ना। पहला करा ऑप्शन बाबर एवं इमरान लोधी, दूसरा करा बाबर और राणा सांगा, तीसरा करा बाबर और दौलत खां लोधी, और तीसरा करा अकबर और हेमू। बताओ फटाफट आंसर करो आप लोग, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी, कौन हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, इस प्रकार से 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 22 के बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग की है, बताओ। कह रहा है कि फुतुह उस सलातीन किसने लिखा था। फुतुह उस सलातीन किसने लिखा था। पहला करा वर्णी, दूसरा करा इसामी, और तीसरा करा इब्न बतूता, चौथा करा मिनहास उस सिराज। बताओ फुतुह उस सलातीन किसने लिखा था। बताओ मेरे भाई, फटाफट आप लोग आंसर करते रहो, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फुतुह उस सलामी किसने लिखा था, आंसर करो, क्या हो जाएगा, आंसर करो आप लोग, क्या हो जाएगा। तो फुतु उस सलामी किसने लिखा था मेरे भाई, आंसर करो जल्दी जल्दी, है ना। तो फुतु उस सलामी किसने था, ईसामी लिखा था। कौन लिखा था, ईशामी लिखा था। ठीक है, इस प्रकार से 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 23 के बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ। करा कि दीवाने आरिज एक विभाग किसने स्थापित किया था। बताओ मेरे भाई, दीवाने आरिज, दीवाने ए आरिज का विभाग है किसने आप स्थापित किया था। पहला करा बलबन, दूसरा करा कुतुबुद्दीन ऐबक का, तीसरा करा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा करा मोहम्मद बिन तुगलक। बताओ मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, बताओ क्या जाएगा आंसर। दीवाने ए आरिज, दीवाने आरिज विभाग की जो स्थापना किया था, कौन क्या था, तो वलबन ने किया था। कौन क्या था, वलबन ने किया था। और ये दीवाने ए आरिज किससे संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे था, सैन्य विभाग से। ठीक है, सैन्य विभाग। ठीक है, यहाँ पर से ध्यान रखना। आगे बात करते हैं 24 के बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग की है, बताओ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि दाम सिक्का किस धातु से बनाया जाता था। बताओ दाम सिक्का किस धातु से बनाया जाता। पहला करा सोना, दूसरा करा है चांदी, तीसरा करा तांबा, चौथा करा है लोहा। आंसर करो क्या जाएगा। तो दाम सिक्का किस धातु से बनाया जाता, तो ये चांदी से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था, तो चांदी से बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 के बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ। करा है कि मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास, मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होते थे उन्हें क्या कहा जाता था। बताओ पहला करा खुद काश्त, और दूसरा करा पैस, और तीसरा करा इजारेदार, और चौथा करा है पट्टादार। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर इसका, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि मुगलों के अंतर्गत जिन किसानों के पास अपने हल तथा बैल होता था, हल तथा बैल होता था, उसे क्या कहा जाता था, तो खुदा काश्त कहा जाता था। उसे कहा खुद काश्त कहा जाता था, खुद काश्त। ठीक है, इस प्रकार से 26 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 के बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा। कह रहा है कि शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला, शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ था। पहला नंबर का सन 1657, सन 1658, सन 1660, और सन 1665। बताओ मेरे भाई, मुगलों शिवाजी तथा मुगलों का, शिवाजी तथा मुगलों का जो पहला जो मुकाबला हुआ था, कब हुआ था मेरे भाई, तो जो पहला मुकाबला 1657 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1657 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना। 27 के बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन ये है आपको, बता फटाफट क्या हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, आप बताना है 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। बताओ मेरे भाई, है ना, पानीपत के जो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पहला करा अहमद शाह अब्दाली और पनाटो, दूसरा करा बाबर और इब्राहिम लोदी, तीसरा करा अकबर और हेमू, और चौथा करा हुमायूं और राणा सांगा। तो हम लोग सभी जानते हैं जो 1761 में जो पानीपत का तृतीय लड़ाई लड़ाया गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, है ना। अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था पानीपत की तीसरी लड़ाई, है ना। अब प्रथम युद्ध के बारे में तभी चर्चा करवे कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के, है ना, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध था, प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। अकबर एवं हेमू के बीच में, अकबर एवं हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, है ना। द्वितीय लड़ाया था कब था, 1556 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ, मिलान करना है, आंसर करना, है ना।
तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ मुद्रा दिया गया है ना। कौन सा देश में कौन सा मुद्रा चलाया गया है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे 1 2, उसके बाद हम ऑप्शन क्या कर लेंगे, छाट लेंगे। मिल जाएगा तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले देखेंगे तो फिलीपींस। तो फिलीपींस का क्या हो जाएगा, क्या चलता है, पीसो चलता है। क्या चलता है, पीसो चलता है। यानी कि पहला का 4 हो गया। तो पहला का 4 कौन कौन होगा, है ना, ये कट गया, है ना। क्या हो जाएगा, ये बच रहा है, ये बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर उसके बाद पोलैंड, है ना। पोलैंड में क्या चलता है, तो जिलोटी चलता है। क्या चलता है, जिलोटी चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी का 2, बी का 1, बी का 1, बी का 1, यानी कि ये भी कट गया, है ना। क्या बच रहा है ना। फिर यहाँ पर नाइजीरिया, नाइजीरिया में क्या चलता है, गुल्ट्रन चलता है। क्या चलता है, गुल्ट्रन चलता है, ठीक है। नीदरलैंड में, यहाँ पर नाइजीरिया में गुल्ट्रन नहीं चलता मेरे भाई, है ना। नाइजीरिया में क्या चलता है, तो नायरा चलता है। क्या चलता है, नायरा चलता है। नीदरलैंड में गुल्ट्रन चलता है, ठीक है। नीदरलैंड में गुल्ट्रन चलता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, नीदरलैंड का गुल्ट्रन। यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 29 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, है ना। फिलीपींस में पेसो चलता है, पोलैंड में जिलोटी चलता है, नाइजीरिया में नायरा चलता है, नीदरलैंड में गोल्डन चलता है, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, 29 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 29 के बाद यहाँ पर, है ना, 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर। करा कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक कारक है। पहला करा सौर कलंक चक्र, दूसरा करा ज्वालामुखी खदगार, और तीसरा करा वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, और चौथा करा उपरोक्त में से सभी। बताओ क्या जाएगा आंसर। फटाफट आप लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन को जब प्राकृतिक कारक हो जाता है, क्या हो जाएगा, सौर कलंक चक्र हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, ये भी क्या जाएगा, है ना, जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान देता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 30 के बाद यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कर रहा है। कह रहा है कि आगरा की स्थापना किसने किया था। बताओ आगरा की स्थापना किसने किया था, बाबर, अकबर, दूसरा करा, तीसरा करा इब्राहिम लोदी, चौथा करा सिकंदर लोदी। बताओ मेरे भाई। तो आगरा शहर का स्थापना किसने किया था मेरे भाई, तो अकबर किया था। कौन किया था, अकबर किया था। कब किया था, तो 1504 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1504 ईस्वी में किया था, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए। ओ माय गॉड, है ना। आगरा की जो स्थापना किया था अकबर नहीं किया था, सिकंदर लोदी किया था। कौन किया था, सिकंदर लोदी किया था। कौन किया था, 1504 ईस्वी में किया था ना, अकबर नहीं किया था मेरे भाई, ठीक है ना। अकबर से पहले सिकंदर लोदी शासन किया था ना, तो ये सिकंदर हो जाएगा 1504 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 31 के बाद यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताओ क्या करा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा है। बताना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा है। पहला करा है मुअज्जम, दूसरा करा है आजम, तीसरा करा है कमबख्श, और चौथा करा है अकबर। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, हाँ, गद्दी पर कौन बैठा था, तो मुअज्जम बैठा था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लेना, ठीक है ना। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 32 के बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग की ये है, बताओ। चलो, करा कि रैयत बाड़ी प्रणाली के सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। पहले करा राजमहल, दूसरा करा बारह महल, तीसरा करा अवध, और चौथा करा इलाहाबाद। तो रैयत बाड़ी प्रणाली का सर्वप्रथम कब कहाँ लागू किया गया था, तो किया था बारह महल में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था, बारह महल में किया गया था। और एक कब लागू किया गया था, तो 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1820 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार से 33 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे भाई, और आप लोग को भुलाना नहीं है और बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं ना जी, गलत बात है ना। राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति क्या है, सदन के सदस्य होते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा देखते हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान का अधिकार होता है। नहीं, गलत बात है।
जो मनोनीत किया जाता है उसको राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं ले जाता भाग, है ना। इस प्रकार से दोनों क्या गलत हो गया, ठीक है। एक और दो नहीं, एक और दो दोनों नहीं, कौन सही है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से, है ना, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आपको ये बताओ क्या करा आंसर बताओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। पहला कह रहा है मानसूनी बायोम, दूसरा कह रहा है घास स्थल, तीसरा कह रहा है टाइगा बायोम, चौथा कह रहा है विषुवतीय रेखीय वन बायोम। तो निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिकता उत्पादक सर्वाधिक पाई जाती है, तो विषुवतीय रेखीय वन बायोम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विषुवतीय रेखीय वन बायोम में पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से 35 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 35 के बाद यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताओ। कह रहा है कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम, है ना, लीग की अध्यक्षता किसने किया था। पहला करा मोहम्मद अली जिन्ना ने, दूसरा करा शौकत अली ने, तीसरा करा मौलाना मोहम्मद अली ने, क्या चौथा करा मजलुल हक ने। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, आंसर करो फटाफट क्या हो जाएगा। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है कि वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम की लीग के अध्यक्षता किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1906 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक। आगे बात करते हैं 36 के बाद यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताओ क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे, है ना, शामिल नहीं किया गया था। पहला कह रहा है डोमिनियन स्टेट का, दूसरा कह रहा है सेपरेट इलेक्ट्रोड का, और तीसरा कह रहा है एडल्ट फ्रेंचाइज का, और चौथा कह रहा है सिंध को बॉम्बे से एक अलग प्रांत बनाने का प्रावधान। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग का बताओ क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट कब किया था, 1929 में रिपोर्ट पेश किया गया था, 1929 में रिपोर्ट पेश किया गया था। उसमें क्या नहीं था, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड का इसमें उल्लेखित नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। इस प्रकार से 37 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 37 के बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन। और 38 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताओ। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा दिया गया था। बताओ, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और कराची अधिवेशन। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है ना, जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, तो मद्रास अधिवेशन में क्या किया गया था, है ना, बहिष्कार किया गया था। मद्रास अधिवेशन में बहिष्कार किया था। ये कब किया गया था, तो 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। आप बोले कि 1927 क्यों, तो 1927 में तो वहां पर गठन किया गया था और 1928 में भारत आया था, है ना। तो मद्रास अधिवेशन में पहले से पता हुआ कि कांग्रेस क्या लाया गया था, है ना, साइमन कमीशन लाया जा रहा था। तो उसको मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया गया था, ठीक है ना, 1927 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, 28 नंबर का, 38 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 38 के बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताओ। मिलान करना था, मिलाओ, क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा है देश, दूसरा का राजधानी, है ना, नामीबिया है, मोरक्को है, सूरीनाम है, मोजाम्बिक है। इधर कह रहा है पारामावियो, मपूतो, बिंडहॉक और रबात हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। तो नामीबिया का राजधानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नामीबिया का बिंडहॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिंडहॉक। मोरक्को का क्या हो जाएगा, मोरक्को का क्या जाता है, रबात हो जाएगा, है ना। सूरीनाम का राजधानी क्या हो जाएगा, सूरीनाम का राजधानी, है ना, सूरीनाम का राजधानी क्या हो जाएगा, है ना, तो पारामाबियो हो जाएगा, क्या जाएगा, पारामारिबियो हो जाएगा, ठीक है। मोजाम्बिक क्या हो जाता है, मपूतो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ए का तीन, 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 यानी कि ये वाला नहीं होगा, हाँ। फिर कह रहा है मोरक्को, बी का चार, बी का चार यहाँ पर है, बी का चार यहाँ पर, ये नहीं होगा, है ना। फिर कह रहा है सी का, है ना, एक, सी का एक, सी का एक, सी का एक, इस प्रकार से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 39 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 39 के बाद यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन। और 40 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताओ क्या हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किए गए प्रांत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था। ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किए गए प्रांत का प्रथम गवर्नर कौन था। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा का सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर,
बताओ क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट आप लोग आंसर करो क्या हो जाएगा, है ना। तो ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया प्रांत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, 40 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश ऑफ कॉमन हंस में सबसे प्रथम जो चुनाव जीतने वाला कौन व्यक्ति था, तो ये कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इस प्रकार से 40 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ से समझना है कि 1857 के विद्रोह के किसने सिपाही रिवोल्ट की संज्ञा दी थी, यानी सिपाही विद्रोह का जो संज्ञा दिया था किसने दिया था, ये कोशिश कर रहा है। पहला कर रहा है इलेन बार्ग, दूसरा कर रहा है जस्टिस मैकार्थ, और तीसरा कर रहा है लॉर्ड डिजरायली, और चौथा कर रहा है आर्ल स्टैनली। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग आंसर करो क्या हो जाएगा, है ना। तो 1857 के विद्रोह को जो किसने सिपाया रिवोल्ट की संज्ञा दी थी, तो ये देते इलेन वार्ग दिए थे, कौन दिए थे, इलेन वार्ग दिया था, कौन दिया था, इलेन वार्ग दिया था। इस प्रकार से 41 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 41 के बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंधित लगाया था। पहला करा लॉर्ड रिपन, दूसरा करा है लॉर्ड लिटन, तीसरा करा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, और चौथा करा लॉर्ड मैकाले, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, भारतीय भाषाओं का समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा के तो लॉर्ड लिटन लगाया था, कौन लगाया था, लॉर्ड लिटन लगाया था, ठीक है। इस प्रकार से 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 42 का, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं 42 के बाद यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, बताओ 43 नंबर का आंसर करो फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर यहाँ पर ध्यान देना है ना। कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था। पहला करा है कलकत्ता, दूसरा करा है सूरत, तीसरा करा है इलाहाबाद, चौथा करा है पुणे। तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इलाहाबाद में पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार से 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना। 43 के बाद यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, पहला करा जलंधर, दूसरा करा अमृतसर, और तीसरा करा पानीपत, और चौथा करा पटियाला। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। कहाँ कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं 44 के बाद यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा। करा कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है, दूसरा का इंट्रोनेट कहलाता है, वेब नेट कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। तो साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कौन कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है, क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं 45 के बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ कह रहा है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। पहला करा वीरेशलिंगम ने, तीसरा करा श्रीधरलू नायडू ने, तीसरा करा है केशव चंद्र सेन ने, चौथा करा है SR नायर ने। तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था, श्रीधरलू नायडू ने किया था, ठीक है। उत्तर भारत में कहाँ किया था, उत्तर भारत में या ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में किया था, 1828 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, मोहन राय ने किया था, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना, है ना। इस प्रकार से 46 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 46 के बाद यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, सन 1865, है ना, सन 1870, सन 1872, सन 1875, 18, बताओ क्या जाएगा। अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था मेरे भाई, ये क्वेश्चन कर रहा आप लोग को बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था मेरे भाई कब हुआ था, तो अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था, 1875 में हुआ था, कब हुआ था, 1875 में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से, है ना, 47 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 47 के बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट कब प्रकाशित हुआ, 1815 ईस्वी,
सन 1848 ईस्वी, सन 1914 ईस्वी या सन 1920 ईस्वी। बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई, फटाफट आप लोग आंसर करो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई, है ना, कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब प्रकाशित हुआ था कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से 48 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 48 के बाद यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, बताओ क्या है आंसर, फटाफट आप लोग बताओ, है ना। कहा कि निम्नलिखित में से किसने द प्रिंस लिखा था, है ना। जो द प्रिंस जो पुस्तक है, जो द प्रिंस जो पुस्तक है ना, लिखा था, किसने लिखा था, तो मैकियावेली ने लिखा था। कौन लिखा था, मैकियावेली ने लिखा था। और जो द प्रिंस ऑफ जो मैकियावेली है, ये पुस्तक भारत के किस पुस्तक से मतलब किस समानता दिया जाता है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक से दिया जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के से तुलना किया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक कौन है, तो कौटिल्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना, ठीक है। और कौटिल्य में कितना प्रकरण, अधिकरण और विषय बटा गया अभी बताया है, उसको याद रखना, ठीक है। इस प्रकार से 49 नंबर ये है आपको। उसके बाद 50 नंबर आप लोग का क्वेश्चन ये है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को ये क्या करना है, आप लोग को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और जरूर देना मेरे भाई, है ना। ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग जितना जानते हो, पूना पैक्ट या क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं ना, पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ का हाँ प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि आप लोग जितना हरिजन सेवक संघ के बारे में जानते हैं, है ना, इनसे रिलेटेड जितना जानते हैं कि इसका स्थापना कौन किया था, कौन स्थापना किया था, कब किया था, है ना, उनकी जीवनी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोग को क्या कर देना है ना, कमेंट बॉक्स में देना मेरे भाई, ठीक है। और डेली आप लोग का 50 क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, है ना, सुबह, है ना, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छा तरीका से। और कौन कौन देखते हैं आप लोग हमें एक बार जरूर कमेंट करके बताना भाई, अच्छा लगा तो बताना एक बार, है ना। अगर आप लोग कैसा सेशन चाहते हैं आप उसको हमको बताना, हम आप लोग को उसी तरीके से आप लोग को सेशन ला करके देंगे, या आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्जेक्टिव भी आप लोग का हम ला करके देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रहेगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।